गुड आफ्टरनून बच्चों, आज के हम वीडियो में इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन जो प्रोसेस रहती है, अब डेलीगेशन का मतलब डेलीगेशन का मतलब आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि जब जो भी सुपीरियर रहता है या मैनेजर रहता है, जैसे कि वो क्या होता है, उस पर मतलब बहुत सारा काम रहता है, तो वो क्या करता है, अपना काम जो सबॉर्डिनेट रहते हैं उनसे करवा लेता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ठीक है, टॉप ये मतलब तीनों लेवल में काम बांट देता है ताकि वो काम अच्छी तरीके से भी हो सके और उसका बर्डन भी कम हो सके, ताकि वो मेन जो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सके जो बाकी सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, रूटीन वर्क, इम्पॉर्टेंट काम नहीं, जो रूटीन वर्क है, ठीक है, जिसमें कोई भी सीक्रेट मैटर आउट नहीं हो रहा है, तो रूटीन जो एक्टिविटी है वो पास कर देता है, काम करवा लेता है। किससे? उसके हाथ के नीचे जो काम करते हैं सबॉर्डिनेट, उनसे। ठीक है, ताकि वो क्या होगा कि जो रूटीन वर्क उनको दे देगा, ताकि दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैटर है उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, तो मेन जो काम रहता है मैनेजर का कि उनने काम दे दी, उस मैनेजर ने काम दे दिया उनको ताकि वो इम्पॉर्टेंट मैटर पे ध्यान दे सके, और उसका देने के बाद ये मेन काम क्या रहता है कि जो काम दिया है वो ये देखना कि इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, यानी टाइम पे कंप्लीट हो रहा कि नहीं। ठीक है, वर्क डन, और एफिशिएंटली हो रहा कि नहीं, यानी रिसोर्सेज का भी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा कि नहीं, ये ध्यान देना ज़रूरी है। और वो अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है ताकि उसका काम जो इफ़ेक्टिवली यानी टाइम पे और एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ करके सबॉर्डिनेट अच्छे से काम, अच्छी तरीके से काम कंप्लीट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। समझ में आया कि डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर जो रहता है, रूटीन वर्क जो रहता है, रोज़ दिनचर्या का जो काम रहता है, वो जो सबॉर्डिनेट जो हाथ के नीचे काम करते हैं उनको दे देता है। ठीक है, और वो क्यों करता है ऐसा, ताकि वो ये जो काम तो उनसे करा सकता है ना दूसरों से, और इम्पॉर्टेंट जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, उसका थोड़ा बर्डन कम हो जाए। और ये काम देने के बाद उसको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि काम कर जो भी अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है मैनेजर द्वारा और काम दिया गया है, तो वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, काम कंप्लीट भी होना चाहिए टाइम पे और रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। ठीक है, लेना ज़रूरी है सबॉर्डिनेट से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट में क्या है, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहती है जिसका परिणाम, जैसे काम दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जिसका परिणाम क्या होता है, उन सुपीरियर द्वारा दिया जाता है ना काम। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो रहता है उनको और अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि अपना टैलेंट शो कर सके। क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर की हैसियत से वो अभी मैनेजर नहीं है, वो छोटी पोस्ट पे है। ठीक है, मैनेजर ने अपना काम उसको दे दिया। ठीक है, वो उसको वैसे तो नहीं मिल सकता था, लेकिन मैनेजर ने अपना काम बिजी होने के कारण दे दिया, तो उसको एक मतलब ये ना एक अवसर मिला कि अपने आप का टैलेंट दिखाने का। ठीक है, अपनी स्किल का यूज़ करने का, कि आप अच्छे से, बस रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए, और ये काम है, ये करना, तो वो पूरा अवसर का फ़ायदा उठा के अपना टैलेंट शो कर सकता है। ठीक है, और वो जिसके कारण वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क भी अपनी स्किल द्वारा वो उसको मतलब इन्हें पूरा करने में हेल्प करता है। डेलीगेशन के कारण ही जो सबॉर्डिनेट है, जो आज उसको मतलब मैंने मैनेजर अपना काम दे रहा है, तो इन फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, वो एक अच्छा मैनेजर भी बन सकता है ना। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस, उसकी योग्यता के कारण, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के कारण उसको हायर जॉब पोजीशन पे भी जा सकता है ना, बेटर काम करने के लिए। जैसे आपके स्कूल में कई बार जो केवी में जो प्रिंसिपल सर नहीं रहते हैं, प्रिंसिपल सर नहीं रहते हैं, या वाइस प्रिंसिपल सर नहीं रहते हैं, तो सीनियर मोस्ट टीचर को उनकी जगह रख देते ना ऐसे प्रिंसिपल के रूप में। वो सिर्फ काम संभालते हैं प्रिंसिपल का,
इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है। तो वो मालूम क्या होता है कि इंचार्ज वो एज ए पीजीटी हैं, लेकिन मालूम क्या है कि वो प्रिंसिपल का काम संभालते संभालते उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, और भविष्य में उनको मतलब यानी अगर उनका प्रमोशन भी करने का चांस मिला तो मतलब जो उच्च अधिकारी वो हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कई साल से उनको काफ़ी अनुभव हो चुका है और उन्हें बहुत अच्छा प्रिंसिपल ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मैनेज किया है, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मनोबल भी बढ़ता है। डेलीगेशन प्रोसेस से जैसे मतलब देखो मैनेजर हम पे इतना विश्वास करता है कि उसने हमें अपना काम इतना इम्पॉर्टेंट काम है विश्वास करके हमको दिया, हमको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारे रेपुटेशन का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है एक तरीके से। जैसे किसी भी बच्चे को अगर कैप्टन बना दिया जाए छोटी क्लासेस में, खास तौर से बड़े बच्चे तो नहीं बनना चाहते वो, क्योंकि खुद मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मालूम जो छोटे बच्चों को अगर कैप्टन बना दिया जाए तो वो डेफिनेटली कैप्टन बनने के बाद जो सबसे शैतान बच्चा भी है अगर उसको कैप्टन बना दिया जाए तो पूरी क्लास को शांत रखेगा, जबकि रोज़ खुद मस्ती करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है एक तरीके से उनका मोटिवेशन का काम करता है ना, मनोबल बढ़ता है। तो डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर जो रहता है वो शेयर करता अपनी जिम्मेदारी अधिकार, अपने अधिकार अपनी जिम्मेदारी किसको दे देता है, सबॉर्डिनेट को, जिससे उसका और साहस बढ़ जाता है, ठीक है। वो इसका विश्वास बन जाता है किसके, सुपीरियर के लिए, कि मुझ पे इतना विश्वास करता है तब तो मुझे अपना काम सौंपा है, ठीक है। और एम्प्लॉइज़ को एक तरीके से मतलब जो इंसेंटिव्स यानी पैसे देकर भी अपन को मतलब एम्प्लॉइज़ वगैरह को मोटिवेट किया था ताकि ज़्यादा काम अच्छे से अच्छा काम कर सके। वैसे ही नॉन फाइनेंशियल यानी बिना पैसे दिए ही उसको अप्रिशिएशन का काम करेगा, उसको मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। ये जो प्रोसेस है डेलीगेशन की, मैनेजर जो रहेगा अपनी जिम्मेदारी अधिकार किसको देगा, सबॉर्डिनेट को, ठीक है। उनकी क्वालिफ़िकेशन और कैपेबिलिटी, उनके पास क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसके आधार पर, ठीक है। और जिसके कारण डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, और ठीक है डिवीज़न ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता भी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिची। अब हेरिची के बारे में यानी डिफरेंट प्रकार की नीड्स होती है लोगों की, जो कि मोटिवेशन का काम करती है, जिसको पैसे की ज़रूरत रहती है। तो अगर जो एम्प्लॉइज़ को बहुत मतलब यानी पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, अगर उसकी वेजेस या सैलरी बढ़ जाए तो वो उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गई, और है ना, यानी पैसे से संबंधित उसको मोटिवेशन हो गया। या अगर कोई एम्प्लॉई जो है, कई लोगों को पैसा नहीं, उनको मतलब ये रहता मेरा प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है, ऊंची पोस्ट पे जाना चाहिए, तो ये मतलब यानी या उसको वो बना दिया, यूनियन लीडर बना दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ये नीड, अलग अलग प्रकार की नीड रहती है लोगों की, तो उसी को हेरिची आगे जाके आप मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये साइकोलॉजी रहती है एक तरीके से। डेलीगेशन स्टैब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ये डेलीगेशन जो रहता है किसके बीच में, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, मनोवैज्ञानिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, उच्च अधिकारी और जो उसके नीचे हैं, ठीक है। जो लिमिट रहती है पावर की, द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम, ठीक है। जो पावर जिसके पास ज़्यादा रहता है तो ये अलग ही समझ में आता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जिसके पावर ज़्यादा रहता है, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहा है तो वो सुपीरियर हो गया, और जो ले रहा है अधिकार और जिम्मेदारी वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट। तो एक तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा कि नहीं। बेटर कोऑर्डिनेशन in delegation, systematically responsibility and authority is divided, employees are made answerable for non completion of task। डेलीगेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी काम दिया जाता है, जॉब पूरा टोटल वर्क ना देकर पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है, ठीक है। और वो पार्ट लिखित रूप में जो भी काम दिया जाता है वो लिखित रूप में दिया जाता है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन जो भी काम दे रहे हैं, जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से दी जाती है, बांटी जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और लिखित रूप में होती है ताकि उनके दिमाग में क्लियर हो, ठीक है। ताकि और लिखित रूप में रहती है तो उनको ये पता रहता है कि कौन जिम्मेदार रहेगा अगर काम कंप्लीट नहीं होगा,
ठीक है। ये सिस्टमेटिक डिवीज़न जो रहता है वर्क का, ठीक है, हमको बिल्कुल स्पष्ट दर्शाता है कि वर्क के बारे में कि हर एक व्यक्ति ने कैसा कैसा काम किया है। और कोई भी व्यक्ति एक ही काम पे 2-2 3-3 लगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर्टिकुलर व्यक्ति को पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है, ठीक है, और ड्यूटी असाइन की जाती है और ये बताया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच में तालमेल अच्छा बना रहता है। रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर, ये तो क्लियर है। डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो मैनेजर क्या करता है, मतलब यानी खुद अलाउड करता है कि उस जिम्मेदारी देता है, सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है, इसमें मैनेजर क्या होता है, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। और ये प्रोसेस जो डेलीगेशन की रहती है, इसमें रूटीन वर्क पास किया जाता है, रोज़ दिनचर्या का काम पास किया जाता है सबऑर्डिनेट को, ताकि वो इम्पोर्टेंट वर्क कर सके, ठीक है। अगर ये डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस नहीं रहेगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो मतलब मैनेजर का वर्क बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहेगा वो, ठीक है, और जो अदर बातों पे, जो इम्पोर्टेंट बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यह आधार है जो संबंध स्थापित करता है ना उच्च अधिकारी और उसके नीचे उससे छोटा अधिकारी, इसके बीच में। तो डेलीगेशन प्रोसेस, इसमें 2 पार्टी आती है, एक तो सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट रहता है। सुपीरियर शेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी देता है किसको, सबऑर्डिनेट को, और जिससे कि इंडिकेट क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अगर वो दे रहा है यानी विश्वास कर रहा है, ठीक है, जिससे कि ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, ठीक है, और एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। थैंक यू।